हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट एंड फाइन। चलिए तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट स्नेल्स फार्मूला, दैट मींस स्नेल्स लॉ बेसिकली। ठीक है, और आज हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट आर द पेयर ऑफ द मीडिया एंड व्हाट आर द कलर ऑफ लाइट यूज फॉर दैट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है और किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा, ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी काम आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, सो वी हैव हेडिंग फॉर टुडे फॉर्मूले फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है when angles are given। when angles are given, जब आपको एंगल गिवन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय सिंबल म्यू। म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में एन से भी मिलेगा, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला हुआ। आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और म्यू टू 1 मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1 और 2 अगर लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ते कैसे और इसका मीनिंग क्या निकलता है। पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और क्या इसका मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि लाइट पहले आती है फर्स्ट मीडियम में और बाद में जाती है सेकंड मीडियम के अंदर, यानी कि लाइट एंटर्स फर्स्ट इन द फर्स्ट मीडियम एंड देन इट गोज टू सेकंड मीडियम, ये इसका मतलब निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला कौन सा है। सेकंड है हमारे पास व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सेम फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, ऊपर 1 मीडियम लिखा है तो 1 मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट, नीचे 2 मीडियम लिखा है तो 2 मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता, तो इसको अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, which is equal to basically वैक्यूम। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन में बराबर होते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास या तो आपको पता होगा या आपको निकालना होगा। तो बेसिकली आपको क्या होता है, तीन में से कोई दो चीज अगर आपको पता हो तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। थर्ड हमारे पास है व्हेन refractive indices are given, refractive indices are given। refractive index अगर आपको दे रखा है, indices, index की जगह मैंने वर्ड लिखा है indices। indices is the plural form of index, तो refractive index को plural form में refractive indices लिख लेते हैं। तो आपको अगर दो मीडियम का refractive index दे रखा है तो सेम फॉर्मूला, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ध्यान रखें ये फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला डेरिवेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी डेरिवेशन पढ़ेंगे जहां पर आपको इस कंसेप्ट का, यानी कि स्नेल्स लॉ की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है तो राइट हैंड साइड में उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया ना तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर लिखता हूं मैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखना पड़ेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकलता है रेसिप्रोकल, नीचे था वो ऊपर, जब ऊपर था वो नीचे,
वेलोसिटी में क्या था, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो इसको लर्न करने का तरीका कि ऊपर जो मीडियम होगा वेलोसिटी उसी मीडियम के ऊपर होगी, जो नीचे मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी उसी मीडियम के नीचे होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे, ठीक है, इंटरचेंज डायगोनली। ओके राइट। तो इस तरीके से आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले। ये तीनों फॉर्मूले वो थे जो क्लास 10 तक भी बच्चे को पता होते हैं, लेकिन अब जो मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ ये क्लास 12 के लिए और इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्लास 12 के लिए हमको सिर्फ वही फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूले भी हमारे काम आने हैं, लेकिन वो फॉर्मूले और ऐड हो जाएंगे क्लास 12 के लिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूले डेरिवेशन से ड्राइव होंगे, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, when critical angle is given, critical angle is given। अब क्रिटिकल एंगल जब होता है, क्रिटिकल एंगल किसी को कहते हैं, अब ये बात हो जाएगी कि व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको थोड़ी देर बाद। पहले मेरा एम है कि मैं आपको पहले सारे फॉर्मूले बता दूं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो व्हेन क्रिटिकल एंगल इज गिवन, तो सेम फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin I सबस्क्रिप्ट c, where IC is known as critical angle। क्रिटिकल एंगल को कुछ केस में कैपिटल सी से भी हम डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में आपको कैपिटल सी भी मिलेगा इसकी जगह, लेकिन ध्यान रखो IC एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन है इसका। C का मतलब तो क्रिटिकल है, ठीक है ना, वही है क्रिटिकल, C का मतलब क्रिटिकल, C का मतलब तो क्रिटिकल एंगल है। और I का मतलब पता है IC क्यों लिखा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसलिए हम डिनोशन देते हैं उसको IC। ये रिफ्रैक्शन का एंगल नहीं होता, ये हमेशा इंसिडेंस का एंगल होता है। ओके, now fifth one is when real depth and apparent, when real depth and apparent depth are given, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ आपको दे रखी है। अब ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है वो भी समझेंगे हम, इसके लिए पूरा एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बेस्ड आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, डेरिवेशन खुद ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं, फिर इसमें जो नई चीजें हैं उनका हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ओके, तो when real depth and apparent depth are given, तो सेम फॉर्मूला μ21 इज इक्वल टू हमारे पास होता है रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, apparent depth। ये फॉर्मूला है कब, जब आपको रियल डेप्थ और apparent depth दोनों दे रखी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 5 जनरल फॉर्मूले हैं जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायरेक्टली हम रिलेट करते हैं किसी चीज से। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और फॉर्मूले से निकाला जा सकता, कुछ और भी फॉर्मूले आएंगे, जैसे आगे लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, वहां पर फॉर्मूले के अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, हम उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक्चुअली नहीं बना, वो फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने के लिए बना है या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बना है। लेकिन हम किसी भी फॉर्मूले से किसी भी अननोन चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ये 5 वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हमने 2 नई चीजें पढ़ी अभी तक, इन 5 फॉर्मूलों में से 2 हमने नई चीजें पढ़ी हैं। हमने पहला पढ़ा था हमने क्रिटिकल एंगल कांसेप्ट, और दूसरा पढ़ा है हमने रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। यस, तो बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बेसिकली हम बोलते किसको है? क्रिटिकल एंगल बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री बन जाता है, ये इसकी कंडीशन है। अब वो कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं।
मान लीजिए ग्लास स्लैब थी और उस ग्लास स्लैब में लाइट कैसे जाती है, ऐसे जाती है, ये इसको ऐसे जाना था। देखो डॉटेड लाइन का मतलब है कि लाइट का वो पाथ वो है जहां पे उसको जाना था, जाने दिए, जाना था उसको वहां पे। एंड दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। लाइट क्या जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर। और ध्यान रखना क्रिटिकल एंगल जब बनता है तो डेंसर से रेयर मीडियम के लिए ही बनता है, और वो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। लाइट को मैंने ऐसे भेजा, ठीक है, अगर एंगल ऑफ रेडियंस की वैल्यू कम है तो लाइट क्या होता है यहाँ पे, आई अगर ऐसे जाएगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो इसका मतलब लाइट यहाँ ना जाके यहाँ चली जाएगी, ओके राइट। इसके बाद अगर मैं किसी एक अलग पॉइंट के ऊपर इसको बनाता हूँ, मान लो इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रेजिडेंस हो गया हमारे पास ये क्या था मेरे पास, सोर्स था, एक सोर्स, यहाँ से लाइट पास करेगी। तो यहाँ पर अगर एंगल आई मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे थी तो इतनी बैंड हो गई, थोड़ा सा और एंगल बढ़ाऊंगा तो और बैंड हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा, लाइट यहाँ चली जाएगी, यहाँ बैंड होते 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 बाहर जाके वो सरफेस के ऊपर ही चली जाएगी। अब इस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके और आगे की अगर मैं बात बताऊं तो और आगे क्या होने वाला है, अगर मैं इससे भी बड़े एंगल पे इसको भेजता हूं, यानी कि आई की वैल्यू और बड़ी होगी, तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर ही वापस आ जाती है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ध्यान रखो, जो तीन मैंने वर्ड्स बोले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें तीनों का ही कुछ मतलब है। टोटल का मतलब लाइट को पूरा का पूरा अंदर आना है, ठीक है। इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर लाइट आ गई, और रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में रिबाउंड हो गई। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि लाइट सेम मीडियम में रिबाउंड हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हुई। इस कंडीशन में यहाँ पर आई की जो वैल्यू थी, फर्स्ट केस में आई लेस देन आई सी है, क्रिटिकल एंगल से कम इसकी वैल्यू है। दूसरे केस में आई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आई सी के बराबर है। अगर आई आई सी के बराबर होता है, आई अगर आई सी के बराबर, अगर एंगल ऑफ रेडियंस की वैल्यू आई सी के बराबर होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई था, तो ये आई ग्रेटर देन आई सी है, तो लाइट वापस आ जाती है। अब सुनिए, मेन बात है कि इस एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल है क्यों। एक बार क्या हुआ, हमने बहुत सारे मूवी में देखा है कि एक मरीज को लेके जाते हैं, एक पेशेंट जो होता है उसको लेके जाते हैं थिएटर के अंदर, बहुत क्रिटिकल उसकी कंडीशन, बहुत अजीब सी कंडीशन थी, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। उसको लेके गए स्ट्रेचर पे फटाफट, 3-4 लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं उसके साथ। उसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्ट्रेचर चला जाता है, थिएटर की डोर बंद हो जाता है, लाइट जल जाती है रेड कलर की, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं। जब डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं तो जो बाहर जो पेशेंट के साथ के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या हालत है मरीज की। तो डॉक्टर क्या कहता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी क्रिटिकल कंडीशन है। अब ये क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या निकला वहां से, क्रिटिकल का मतलब ये हो गया कि डॉक्टर अभी ये पक्का नहीं कह सकता कि वो लाइफ में जाएगा या डेथ में जाएगा, जो पेशेंट है वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। यानी क्रिटिकल एक ऐसी कंडीशन है जिसके इधर बिल्कुल अलग कंडीशन है लाइफ, और उसके इधर बिल्कुल ही दूसरी कंडीशन है डेथ, दोनों चीज बिल्कुल ही अलग है। तो क्रिटिकल हमेशा उसी चीज को कही जाती है जहां पर दोनों सिचुएशन के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, उसके ठीक जो बीच की बाउंड्री होती है ना, जो इन दोनों सिचुएशन को अलग कर देती है, उसी को क्रिटिकल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी कंडीशन के हिसाब से आप इसमें देखें, क्रिटिकल एंगल से कम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है, आर पार निकल जाती है, और क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो जाता है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, अंदर आ जाती है। यानी क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है, और क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है, और क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट जाती है सरफेस पर। अगर लाइट सरफेस पे चली गई तो बाहर नहीं निकली, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, अंदर वापस नहीं हुई, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, बिकॉज एट दिस एंगल
as this angle, that means it is the boundary before which refraction takes place and after which reflection takes place. क्लियर है? इसलिए इसका नाम क्रिटिकल एंगल है। तो अब बताओ डेफिनेशन क्या होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल की? क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसको लिख लें। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम स्कूल में इन सबकी डेफिनेशन पढ़ते नहीं है। हम क्यों नहीं पढ़ते इसके डेफिनेशन? क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन पता है क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन साथ साथ लिख लेंगे, एक ही लाइन की 2 लाइन की डेफिनेशन होगी, तो आपको इसका कंसेप्ट याद रह जाएगा। वरना क्या होगा, अभी तो याद है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे और टॉपिक पढ़ोगे, तो क्रिटिकल एंगल का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। और जब वो हल्का पड़ जाएगा तो जहां कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे क्रिटिकल एंगल के, जैसे प्रिज्म वाले जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, जहां पर प्रिज्म के डायग्राम वाले न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, वहां पर क्रिटिकल एंगल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और वो सब चीजें बारीकी से आपको तब समझ में आएंगी जब आपको क्रिटिकल एंगल बिल्कुल डेप्थ तक पता होगा कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि 1 लाइन में आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। देखिए, it is defined as the angle of incidence. It is defined as the angle of incidence for which it is defined as the angle of incidence for which the angle of refraction for which the angle of refraction is 90 degree. Angle of refraction is 90 degree, comma, when light travels from denser to rare medium. When light travels from denser to rare medium, ठीक है, डेंसर से रेयर जब जाएगी तो ऐसा होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब एक क्वेश्चन बनता है, मैं ऐसे पूछ लेता हूं आपसे क्वेश्चन, डेंसर से रेयर जा रही है तो ऐसा हो रहा है, वो दिख रहा है, तो रेयर से डेंसर में क्यों नहीं होगा? क्यों रेयर से डेंसर क्यों नहीं हो सकता? आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसमें क्लियर लिखा है कि डेंसर से रेयर ही जानी चाहिए लाइट। लेकिन अगर वो रेयर से डेंसर पे भी जाने पे होता तो मैं इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, क्यों नहीं क्रिटिकल एंगल हो पाएगा जब वो रेयर से डेंसर आएगी, उसको मैं डायग्राम से दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये था रेयर मीडियम और ये था डेंसर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई। तो ये लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होगी, इसको जाना तो यहां पे था, बट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट अंदर आ जाएगी। ओके, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं इस एंगल को मैं और बड़ा कर देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या होगा, तब भी तो लाइट अंदर ही आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं, आप कितना भी बड़ा एंगल बना लीजिए, लाइट हमेशा अंदर ही आएगी, वो सरफेस पे कभी जा ही नहीं सकती है, ना वो सरफेस पे जाएगी ना कभी रिबाउंड होगी। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेयर से डेंसर मीडियम के लिए हम क्रिटिकल एंगल की बात करें, क्योंकि कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है जी, दोनों डायग्राम से आपको ये बात क्लियर है, दोनों डायग्राम आपके सामने है, यू कैन कंपेयर दैट। एक में लाइट डेंसर से रेयर जा रही थी तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट आ गया, एक में लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं आ पाया। ठीक है बच्चे, चलो अब बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल का जो मैंने आपको फोर्थ फॉर्मूला लिखवाया अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC, वो कैसे आया इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं बने रहने दे रहा हूं क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें आपको यही डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम मेरे 2 टॉपिक के लिए काम करेगा, क्रिटिकल एंगल के लिए भी काम करेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी काम करेगा। तो बात करते हैं कि बाय स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 μ1 सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब लिखते हैं कैसे, आप लिखते हैं sin I/sin r, ये फॉर्मूला होता है sin I/sin r। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी है। एक बात ध्यान रखना बच्चे, इसमें ये स्नेल्स लॉ जनरल फॉर्मूला है, मुझे इस फॉर्मूले के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। कैसे, देखो बेटा, अगर ये डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला रेयर है तो अब
मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट आप किसको मीडियम 1 और किसको मीडियम 2 मानते हैं? बाय डिफॉल्ट एक तो होता है कंडीशन के हिसाब से कौन सा बनेगा, एक होता है कि अपने आप जनरली हम क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर मैं एयर लूँ और मैं ग्लास लूँ तो आप एयर को हमेशा फर्स्ट मीडियम मान लेंगे और ग्लास को सेकंड, क्योंकि नॉर्मली लाइट एयर से ग्लास में आती है। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि लाइट ग्लास से एयर में जाए। तो इसलिए हम रेयर मीडियम को जनरली मानते हैं मीडियम 1 और इसको मानते हैं डेंसर 2, और इसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी 1 का मतलब यहाँ पर रेयर था और 2 का मतलब डेंसर था इस फॉर्मूले में। लेकिन हुआ कुछ अलग है। इस डायग्राम में ये पता लगता है कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में नहीं गई, लाइट गई है सेकंड मीडियम से फर्स्ट में। तो फिर मुझे इस फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा 2 और नीचे लिखना पड़ेगा 1। अब सोचो क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर हम वो मीडियम लिखते हैं जिसमें लाइट पहले होती है और नीचे वो मीडियम लिखते हैं जिसमें लाइट बाद में आती है। तो इसका मतलब है लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट, दैट मींस सेकंड मीडियम शुड कम ऑन द टॉप एंड फर्स्ट मीडियम एट द बॉटम। क्लियर? ओके। अब देखो यहां पर एंगल कैसे लिखे जाते हैं। जो ये मीडियम है उसमें जो एंगल बनेगा उसको यहां लिखते हैं, और जो ये मीडियम है उसमें जो एंगल बनेगा उसको यहां लिखते हैं। साइंस लॉ में ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखिए सेकंड मीडियम के अंदर जो एंगल था वो कौन सा था? सेकंड मीडियम हमारे पास ये है, और ध्यान रखना मैं सिर्फ क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ इस केस की बात करनी है। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। मुझे सिर्फ सेकंड केस की बात करनी है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को मुझे समझाने के लिए मैं सिर्फ सेकंड डायग्राम बना दूं तब भी काम चलता है, लेकिन मैंने आपको तीनों डायग्राम इसलिए बताए ताकि आप कंसेप्चुअली समझ सके कि सेकंड में ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो बच्चे सेकंड मीडियम के अंदर कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? सेकंड मीडियम के अंदर आपके पास है आईसी, लिख दिया मैंने आईसी, और साइन आर ये क्या है? रिफ्रैक्शन कितना था हमारे पास? 90 डिग्री था, तो मैं लिखता हूं साइन आईसी अपॉन साइन 90 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि मीडियम नंबर 1 में जो एंगल था वो 90 डिग्री का। ये रहा मीडियम 1, ये रहा एंगल 90 डिग्री का, ये रहा मीडियम 2 और ये रहा एंगल आईसी। अब देखो अब क्या होगा, साइन आईसी अपॉन साइन 90 इज 1। अब मुझे साइन आईसी की वैल्यू निकालनी है या मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने आपको जो 5 फॉर्मूले बताए उसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखना बताया था। मैंने आपको सिंपल ये बताया था 2 नीचे 1 ऊपर, जनरली ऐसा ही लिखा जाता है, मीडियम 1 ऊपर मीडियम 2 नीचे। यहाँ पे लिखा 2 ऊपर 1 नीचे, उल्टा लिखा है। तो इस उल्टे को सीधा कैसे करेंगे? सीधा करने का मतलब ये नहीं कि इसको मिटा के सीधा कर दिया, नहीं, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक उल्टा कर देना पड़ेगा। और ठीक उल्टा करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन आईसी। अब आप चेक करें, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो आपने फॉर्मूला नंबर 4 लिखा था, ये वही फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। इसमें कोई भी चीज रटने की नहीं है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे किसी कंसेप्ट से आए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि साइन आईसी का फॉर्मूला जो आया था वो इस तरीके से आया था, और आपको इसके साथ इसका कंसेप्ट पता लग गया होगा कि क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं। तो एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, कब? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। इसको नोट कर सकते हैं आप इस वीडियो के रिपीटिशन में, इसको आप देख लेंगे दोबारा। अभी समझना बहुत जरूरी है, और इस बात को एंश्योर करिए कि आप कुछ भी रट के नहीं चलेंगे, हर चीज समझ के चलेंगे। अगर आपने रटना चालू कर दिया बेटा इस चैप्टर के अंदर तो ये चैप्टर बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, और अगर आपने समझना चालू किया तो ये मौज लाएगा, मौज। बहुत बढ़िया चैप्टर, बड़ा मजे आते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ध्यान रखना, होता क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि यार डेरिवेशन क्या करना है। मैं सीधा क्वेश्चन आंसर करना चालू करता हूँ। डेरिवेशन पता है इसलिए नहीं है कि डेरिवेशन रट ली और एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स की डेरिवेशन आ गई तो हमने रट के लिख दिया तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। डेरिवेशन आपको ये बताता है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या था, हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्या था, और जब वो फॉर्मूला निकल के आता है, डेराइव होकर आता है, तो उस फॉर्मूले में हर चीज़ का मीनिंग पता लगता है कि कौन सी चीज़ फॉर्मूले में क्यों आई थी और उसका मतलब क्या निकलता है। इसलिए डेरिवेशन को रटने के लिए नहीं पढ़ना,
कि 2 और 3 मार्क्स आ जाएंगे सीधा, उसको ढंग से समझिए तब जाके कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको साथ में करा रहा हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार आज तक बोर्ड में आ चुका है, बहुत हाईली डिमांडेड टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं TIR। फ्यूचर में आप भी इसको इसी नाम से जानेंगे, TIR, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किसको है। क्वेश्चन क्या आता है पहले मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर आगे पूछते हैं स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होता है, ये भी आपको लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन लिख लें इसकी, लिखें the phenomena of reflection of light, the phenomena of reflection of light internally in a medium, comma, with its complete intensity, comma, when light goes from denser to rare medium, is known as total internal reflection. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन देखो, इस वाली डेफिनेशन क्या मतलब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी आता है आपको ये डायग्राम फिर भी बनाना है और ये पूरा बनाना है, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन आ जाती है, कब रिफ्रैक्शन था, कब रिफ्रैक्शन भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ, और लास्ट केस जो था, लास्ट केस ये केस है हमारे पास TIR का, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लास्ट केस। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है इंसिडेंट लाइट must travel from optically denser to rare medium, and second, angle of incidence should be greater than critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है मींस आई शुड बी ग्रेटर देन IC, और ये बात आपको डायग्राम से भी पता लग रही है कि जब आई ग्रेटर देन IC होता है तो ही जाकर TIR होता है, सबसे लास्ट वाले केस में। ठीक है, बस इसी केस में होगा। इसको ये नहीं लिख सकते कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू IC, ये सिर्फ ग्रेटर ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इक्वल कर दिया तो फिर TIR नहीं होगा, ग्रेटर ही होना चाहिए, चाहे वो 0.5 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रेटर होगा तभी जाके ऐसा होगा। ठीक है बेटा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट TIR।
अब मैं आपको बता दूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसके हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, बस ये मैं आपको और बता दूं, ठीक है, फिर आपका सेगमेंट खत्म हो जाएगा आज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो उसके एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर applications of TIR। इससे पहली चीज है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। देखो एप्लीकेशन तो बहुत सारे होते हैं, इसके यूज काफी सारे हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का डिटेल आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो क्या ऑप्टिकल फाइबर में लिखेंगे, लिख लीजिए इसके बारे में जरा देखिए। These are very fine, these are very fine, F-I-N-E, these are very fine glass fiber tubes, comma, which are used for high speed optical communication, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं इनको आप इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वेरी हाई स्पीड, लाइट की स्पीड चलती है, इसके अंदर लाइट चलती है, मतलब ऐसी ग्लास फाइबर ट्यूब हो गई जिसके अंदर से लाइट पास करेगी और लाइट फ्लो करेगी किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है एयर के अंदर, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसके अंदर एयर नहीं है, उसके अंदर 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो उन मटेरियल्स के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड से चलेगी, लेकिन ये पक्की बात है कि लाइट किसी भी मीडियम के अंदर चले उसकी स्पीड फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखिए पार्ट्स क्या क्या है, डायग्राम से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसकी आउटर बाउंड्री है थिन और अंदर का पार्ट थिक। जो आउटर पार्ट है आपका ये दिस पार्ट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, दोनों के दोनों पार्ट ट्रांसपेरेंट है, बाहर वाला आउटर पार्ट भी, ये आउटर पार्ट भी और इसका इनर पार्ट भी, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। इनमें जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब बाहर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोर, CORE, कोर। अच्छा, नाम याद करना बहुत आसान है। अर्थ के अंदर वाले पार्ट को, जो सबसे अंदर है, उसको भी कोर ही बोलते हैं। तो इसमें भी जो अंदर वाला पार्ट है उसका नाम है कोर, ठीक है, और बाहर वाला पार्ट है क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो क्लैडिंग होती है, वो होती है लेसर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बाहर वाली जो क्लैडिंग होती है वो रिफ्रैक्टिवनेस कम होता है। इसका मतलब ये पता लगेगा कि ये डेंसर मीडियम आएगा और ये रेयर मीडियम। अंदर वाला पार्ट डेंसर है, बाहर वाला पार्ट रेयर है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कंडीशन भी हमारे पास यही है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है व्हेन लाइट फ्लोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो अब देखिए, और ध्यान रखना कि इसको मैंने काफी थिक बनाया है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत थिन है। कितनी थिन, हेयर लाइक, बाल जैसे, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है, इस तरीके से। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपने ऑप्टिकल फाइबर कहाँ देखी होंगी। हालांकि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के इसका यूज हो रहा है, लेकिन आपने कुछ शो पीसेस देखे होंगे। वो शो पीसेस क्या होते हैं, नीचे एक वास होता है, उसमें फाइन ट्यूब्स होती है, बहुत पतली फाइबर जैसी, उसमें लाइट जल रही होती है, ग्रीन से कलर की जल जाती है, फिर रेड से कलर की जल जाती है, शो पीसेस होते हैं। दे आर व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर्स। उन फाइबर्स के जो बहुत थिन फाइबर्स हैं उसके अंदर से लाइट जा रही है और वो ग्लो करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। हालांकि वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल फाइबर ही है।
ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, थिन ट्यूब्स होते हैं, आपने देखा हो कितनी फाइन ट्यूब्स होती है। अब लाइट कैसे जाती है, टोटल इंटरसेक्शन में लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे। और हर केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन आईसी ही होगा। ये यहां पर जो ये आई बनेगा वो ग्रेटर देन आईसी होगा, यहां पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा वो ग्रेटर देन आईसी ही होगा। अब इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आई ग्रेटर देन आईसी हो, इसको इंश्योर करने के लिए ऐसा हमेशा हो, उसके लिए ट्यूब को थिन बनाया जाता है। अगर मैं मोटी ट्यूब रख दूंगा तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा छोटा, लेकिन अगर मैं फाइन ट्यूब कर दूंगा पतली तो एंगल हमेशा बड़ा ही बनेगा। ठीक है, जितनी पतली ट्यूब होगी एंगल उतना बड़ा बनेगा। आप चेक करो, मैं इसको अगर यहां बनाऊं, अगर मैं ट्यूब को पतला कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली एंगल जो होगा वो बड़ा होता चला जाएगा। आप इस एंगल को इस वाले एंगल से कंपेयर कर लो, आपको वो एंगल थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जितनी भी ट्यूब मैं थिन करता चला जाऊंगा एंगल उतना बड़ा हो जाएगा, और इस बात से फिर हम इंश्योर कर जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन पता लग गया आपको, इसका यूज लिख लीजिए आप, डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है, और यूज क्या था, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए ये यूज होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। मैं आपको और बता दूं कि और मैं आपको बता दूं इसके अलावा कि इसके अलावा आपको जो और हमारे पास यूज है TIR के, उसमें है हमारे पास स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड स्पार्कल कैसे करता है, कैसे चमकता है, ठीक है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो TIR का कंसेप्ट है। मैं कहूँगा कि आप उसको एक बार पढ़ के देखें। ठीक है, और आप जो भी आपकी नॉलेज हो उसके बारे में वो आप मुझसे शेयर करें। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से शुरू करूँगा कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में किस तरीके से TIR लगता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं डायमंड के लिए, क्यों डायमंड के साथ ही ऐसा किया जाता है, और क्यों डायमंड इतना महंगा हो जाता है। वैसे तो वो महंगा होता ही है, लेकिन डायमंड के महंगे होने के पीछे एक और बड़ा रीज़न होता है, वो होता है उसकी कटिंग, कि उसकी कटिंग कैसे होती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। प्लस साथ में ये भी बताऊंगा कि और नेचर में हमारे पास TIR के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है बेटा, तो सी यू नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इससे आगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरा साथ दिया होगा, और जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लें। रटना कुछ नहीं है, जहाँ कोई चीज़ों को डाउट लगता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम लगता है कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ गई है, कहीं कुछ चीज़ रटनी पड़ रही है, तो आप मुझे बताएं। माई नंबर इज 9716 9582228, अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ध्यान रखें, और इसी जोश के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।